अरे प्रीति, कभी कभी अपने मायके भी आ जाया करो। हम भी तुम्हारे हैं और तुम्हारा जन्म देने वाले माँ बाप भी। ऐसा नहीं है चाची जी, मैं आती तो रहती हूँ। कितने महीने हो गए हैं तुम्हें? तुम्हारी भाभी तुम्हारे माता पिता का कैसे ध्यान रखती है, कुछ पता तुम्हें भी तो चले। ऐसा क्या हो गया है चाची जी? विद्या काफ़ी समझदार है। हाँ, ऐसी समझदार से तो हमारी अनपढ़ गंवार बहुएं भली है। आजकल तुम्हारी भाभी की समझदारी और मीठी आवाज़ तो पूरा मोहल्ला सुन रहा है। कभी फुर्सत मिले तो अपने बूढ़े माँ बाप का हाल चाल लेने के लिए घर आ जाना, कहकर चाची जी वहाँ से चली गई। ये चाची जी की चिंता थी या चाची जी की जलन, मैं समझ नहीं पाई। चाची जी जिस तरह से बोल रही थी वह उनका स्वभाव नहीं, क्योंकि वो काफ़ी मिलनसार है, माँ की अच्छी सहेली है, मोहल्ले के परपंचों से दूर रहती हैं। मॉल में अचानक से वो मुझे मिल गई, क्योंकि आज कॉलेज में छुट्टी है तो मैंने प्रशांत से बोला कि मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना है। देवर के बेटे का बर्थडे भी 2 दिन बाद है तो उसके लिए गिफ्ट भी ले लूँगी। ऐसा सोचकर मैं मॉल आई। अब दिल में थोड़ी सी शंका होने लगी कि मैं भी तो देखूं। मेरी प्यारी भाभी जो इतना मीठा बोलती हैं, मेरे घर जाने पर हमेशा मेरे स्वागत के लिए खड़ी रहती हैं। आखिर चाची जी ने उनके बारे में ऐसा क्यों बोला? आज उन दोनों के ऑफिस की भी छुट्टी होगी। सोचा क्यों ना अचानक से घर में जाकर देखूं। बिना किसी सूचना के ऐसा सोचकर मैंने स्कूटी ली और चल दी। अभी स्कूटी ठीक से खड़ी भी नहीं कर पाई कि मेरी प्यारी भाभी जो मीठा बोलती हैं, उसकी चिल्लाती हुई आवाज़ बहुत अच्छी तरह से बाहर तक सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर मैंने खड़े होकर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आखिर माजरा क्या है? फिर मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। घर के अंदर चुपचाप चली गई। अंदर जाकर देखा तो माँ रसोई में खड़ी है। उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं। पास में बड़ा भाई गोद में अपने बेटे को लिए खड़ा है। मैं एक कोने में खड़े होकर सारी स्थिति को समझने की कोशिश करने लगी। विद्या जोर जोर से माँ और पिताजी पर चिल्ला रही है, मेरा बेटा कैसे गिर गया? आखिर आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? इतना खाते हो लेकिन कोई काम ध्यान से नहीं कर सकते हो। अंधे हो क्या? भगवान ने मेरे ही पल्लू में ही इन दोनों को बांध दिया। न मरते हैं और न ही कहीं जाते हैं। मैं क्या करूं तुम लोगों का? माँ ने धीमी आवाज में कहा, बेटा बच्चे हैं, खेलते कूदते गिर जाते हैं। मैं उसके लिए दूध लेने रसोई में आई तो मेरे पीछे आने के लिए पलंग से उतरा तो गिर पड़ा। बच्चे खेलते कूदते गिरते पड़ते रहते हैं, ऐसे ही पलते हैं। भाभी ने चिल्ला कर कहा, चुप रह बुढ़िया, एक तो मेरा बच्चा गिरा दिया, ऊपर से जबान चला रही है। अपनी गलती मानने की जगह बहस कर रही है। बाबूजी चुपचाप एक कोने में खड़े हुए हैं। बोले, बेटा इसमें इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? हमारे बच्चे भी खेलते खेलते गिर जाते थे। बच्चे गिर जाते हैं, तू क्यों नहीं गिर गया? तू तो कभी नहीं गिरता बुढ़े। सारा दिन टीवी देखना और मन भर खाना, कोई काम तो करना नहीं है। आखिरी बार तुम लोगों से कह रही हूँ, ध्यान से काम किया करो, नहीं तो। फिर मेरे छोटे भाई की तरफ मुड़ी और बोली, तुमसे कहा था आज मेरे कपड़े ड्राई क्लीन कराने के लिए कर लाना। छोटे भाई ने कहा, हाँ भाभी शांत हो जाओ, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। अमर, उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, तुम चुप रहो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने आवाज़ निकालने की? ज़्यादा बोले तो समझ लो तुम लोगों की भलाई इसी में है। चुप रहो, नहीं तो तुम सबका क्या हश्र करूँगी, इसके जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। विद्या ने धमकाते हुए कहा। फिर माँ से बोली, शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आने वाली हैं, उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए बोला था, बनाया? माँ ने धीरे से बोला, बेटा आज चिंटू की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। सुबह से उसकी देखभाल में लगी हुई हूँ तो मेरे दिमाग से उतर गया। अचानक से भाभी गुस्से में माँ की ओर बढ़ी। वो माँ को धक्का देने को हुई, तभी मैं जोर से चिल्लाई, ये क्या हो रहा है? क्यों इतनी शोर शराबा मचा रखा है? सब स्तब्ध। तभी भाभी आगे बढ़ी और बोली, अरे दीदी आप अचानक फ़ोन कर देती, मैं कुछ अच्छा सा लंच में बना कर रखती। माँ मेरी ओर बढ़ी और बोली, बेटा तुम आज घर आ रही हो, तुमने बताया नहीं। मैंने गुस्से में कहा, क्या तैयारी करनी है आप सबको? विद्या तुम किस तरह से माँ से बात कर रही हो? अभी
तुम्हारे माँ पिताजी ने यही सिखाया है, यही संस्कार है तुम्हारे, अपने बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मैंने कुछ नहीं कहा, पूछ लो माँ पिताजी से। भाभी मक्कारी से माँ की ओर देखते हुए बोली, झूठ मत बोलो विद्या, मैंने सब कुछ सुन लिया है। क्या सुन लिया है आपने? वह अपने रंग में आ गई। थक गई हूँ मैं, सारा दिन इन सब की सेवा करती हूँ। ऑफिस में काम करो, घर में काम करो, सबकी फरमाइश पूरी करो, मन मार कर रहना पड़ रहा है मुझे यहाँ। जिस दिन से आई हूँ बस काम काम काम, थक गई हूँ मैं। वैसे कौन सी महान सेवा करती हैं आप? खाना माँ बनाती है, चिंटू की सेवा देखभाल बाबूजी करते हैं, पवन घर का सारा सामान लाता है, आप तो ऑफिस से आकर खाना खाकर सीधा आराम करती हैं। वैसे आपको हमारे घर के मामले में बोलने का अधिकार नहीं है। वह गुस्से में बोली, मेरे माता पिता हैं और उनके सुख दुख की चिंता मुझे तुमसे ज़्यादा है। तो फिर अपने घर ले जाइए ना, ये उनका घर है, तुम्हारा नहीं। याद रखिए आप लड़की हैं, ज़्यादा मत बोलिए। वह हाथ नचाते हुए बोली, इसमें लड़की और लड़के से क्या मतलब? मेरे माता पिता ने कभी लड़के और लड़की में अंतर नहीं किया। फिर तो आपको उनकी देखभाल करना चाहिए शौक से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम मेरे माता पिता से ऐसा व्यवहार करो? वाह, सारे काम मैं करूं और सारे अधिकार आपके। क्या चाहती हो तुम? बंटवारा चाहती हूँ, मैं अलग होना चाहती हूँ। अलग होने का शौक है तो जाओ अलग हो जाओ। किसने रोका है तुम्हें? उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। भाभी गुस्से में मेरी ओर देखते हुए बोली, बहुत बड़ी बड़ी बातें मत करिए प्रीति दीदी, जाएंगे तो आपके माँ बाप, आपके भाई और आप भी दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर सबको अंदर न करवा दिया तो देखना फिर कितना मज़ा आता है। मेरे दूर के चाचा जी पुलिस में हैं और मेरी सहेली वकील। सबको मज़ा न चखा दिया तो मेरा नाम विद्या नहीं। आप एक काम करो, फ़ोन करो और अंदर कौन जाएगा अभी पता चल जाएगा। अपने बुजुर्गों से कैसे व्यवहार करती हैं आप, आज सबको पता चल जाना चाहिए। ये कहकर मैंने मोबाइल से उसकी रिकॉर्डिंग वीडियो उसको व्हाट्सएप किया और उसको इशारा करके कहा, उससे पहले अपना व्हाट्सएप तो चेक करो। तुम्हारे तो दूर के चाचा पुलिस में हैं, मेरे तो देवर ही पुलिस वाले हैं और मेरे जेठ जी वकील हैं और आईजी मेरी दोस्त है। और ये मैसेज मैं सारी समाज सेवी संस्थाओं को भेज रही हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार तुम देख तो लो क्या है वीडियो। देखते ही उसके होश उड़ गए। मैंने यहाँ आने के बाद भी अपना मोबाइल ऑन रखा था जब वह माँ को धक्का देने वाली थी और अभी तक की उसकी सारी करतूत सब कुछ। अब बोलिए कौन जेल जाने की तैयारी करेगा? वैसे भी पुलिस आने वाली है। मैंने तुम्हारी बातें रिकॉर्ड करके पुलिस को पहले ही सब व्हाट्सएप कर दिया है। भाई अभी तक मौन खड़ा था, जिसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था, अचानक से मेरे पैरों पर गिर गया। दीदी माफ़ कर दो, चिंटू का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरा तो पहले ही हो चुका है। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे का जीवन भी बर्बाद हो जाए। भाई अभी तक यही सोचकर सब मौन थे। मैंने कहा, पवन ने कहा, दीदी ये हम सबको बहुत धमकी देती, ठीक मेरा जीवन बर्बाद कर देंगी। मम्मी पापा को रोज रोज क्या क्या सुनना पड़ता है। तो क्या तुम लोग एक बार बता नहीं सकते थे मुझे घर में क्या चल रहा है? सारे मोहल्ले वालों को पता है, एक मैं ही अनजान हूँ। मैंने गुस्से से कहा, मैं क्या करता दीदी, पिताजी हर बार यही कहते थे, शांत रहो सब ठीक हो जाएगा। फिर आप भी तो इतनी बिजी रहती हो, आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। ठीक है, मुझे परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन बुढ़ापे में ये सब सहन करना क्या सही लगता है? एक औरत मेरी माँ पर हाथ उठाने जा रही है, पिताजी आप कब तक शांत रहेंगे? तभी मैं धीरे से बोली, प्रीति शांत हो जाओ। तुम्हें पता है ना बेटा, तुम्हारे पिताजी का नेचर कितना शांत है। उन्हें घर की क्लेश की बातें अच्छी नहीं लगती। घर में शांति रहे इसलिए मैं सब कुछ सहन कर रही थी। मैंने भाई की तरफ इशारा करके कहा, एक शर्त पर, पहले पेपर में कुछ लिख रही हूँ, तुम दोनों साइन करो और निकलो ऊपर के कमरे में। रहो पीछे के रास्ते से निकलो, कुछ भी उल्टा सीधा करो, हमें कोई मतलब नहीं, तुम्हारे पैसे से कोई लेना देना नहीं। कहकर मैंने उन दोनों से एक पेपर पर साइन कराए और अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास ये व्हाट्सएप हमेशा रहेगा। भाभी कुटिलता से मेरी ओर देखते हुए बोली, देखती हूँ
जब घर का खर्चा नहीं चलेगा और रोटी के लाले पड़ जाएंगे। वैसे भी पवन तो कुछ करता नहीं है। ये घर माँ बाबूजी ने बनाया है, ये घर उनका है। इस पौष इलाके में स्थित इस शानदार घर में कहाँ से तुम इस कंजर को लेकर आ गए? मैंने भाई की ओर इशारा करके कहा। शादी से पहले नहीं देखे थे? इसके संस्कार कैसे हैं? तुम दोनों यहाँ से निकलो, हमारी चिंता मत करो, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगी। और अपना बच्चा भी लेते हुए जाओ। माँ बाबूजी तुम्हारे नौकर नौकरानी नहीं है। आप तो ठाठ से ऑफिस जाए, अम्मा बाबूजी पीछे से तुम्हारे बच्चे की जिम्मेदारी उठाए। इतना ही प्रेम बच्चों से है तो उसकी जिम्मेदारी भी लो। अगर कुछ हो गया तो इन पर इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, वह भी बूढ़े हो रहे हैं। कहकर मैंने उन दोनों को दरवाजे की ओर इशारा कर दिया। और एक बात, इस बार घर में रहना है तो किराए भी देना होगा। माँ बाबूजी ने ये घर बहुत मेहनत से बनाया है, किसी का एक पैसा नहीं लगा है, समझे? आप लोग पवन से मैंने कहा एग्रीमेंट के जो पेपर पड़े हुए हैं उठा कर लाओ। अभी थोड़े दिन पहले ही ऊपर के कमरे खाली हुए हैं, इस पर आप साइन करिए। वैसे भी नीचे के सारा सामान तो आपका ऊपर जा ही चुका है। यह एग्रीमेंट साइन करो और निकलो यहाँ से। उनके जाते ही माँ ने रोते हुए कहा, बेटा बाकी सब तो ठीक है, लेकिन अब घर खर्च कैसे चलेगा? इतना बड़ा घर है, राशन पानी बिजली और भी खर्चे हैं। फिर मेरी बीमारी और बाबूजी की भी दवाइयाँ कैसे मैनेज हो पाएगा? घर कैसे चलेगा? मम्मी पापा की पेंशन तो आती है। हाँ बेटा, लेकिन बस सब तो बीमारी दवा दारू में ही खर्च हो जाती है। ये बुढ़ापा बहुत बुरी चीज़ होती है। कोई बात नहीं, आपको अकाउंट में हर महीने 20,000 देती रहूँगी जब तक पवन काम करने लायक नहीं हो जाता। लेकिन बेटा ये कौन गारंटी लेता है कि पवन की बहू भी विद्या जैसी नहीं होगी? अब तो हम छाछ भी फूंक फूंक कर पिएंगे। आप चिंता मत करिए पापा, तुमसे पैसा लूँगी ना बाबा ना। किस जमाने में जी रही हो माँ? अच्छा चाय बनाओ, फिर कुछ सोचते हैं, मैंने माँ से कहा। पवन ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, बाबूजी की पेंशन है और फिर मैं हर महीने 8 से 10,000 कमा ही लेता हूँ। और अब ये लोग घर का किराया देंगे ना? मैंने हंसते हुए कहा, तुम ऐसा सोचते हो? वो कुछ नहीं देंगे, वो लोग ऊपर रहने लगे बस यही काफ़ी है। तुम लोग शांति से रहो, क्योंकि कुछ लोग कभी भी सीधे नहीं होते, वो हमेशा जलेबी की तरह टेढ़े ही रहते हैं। पिताजी थोड़े चिंतित नज़र आ रहे थे। मैंने कहा, आप चिंता मत करें पिताजी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब मैं बोल रही हूँ मैं आपके लिए अकाउंट में खर्च डालती रहूँगी। लेकिन वह दोनों लोग मुझे खर्चा लेने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पवन अभी MSc कर रहा है, उसे आगे की पढ़ाई के लिए कुछ अमाउंट चाहिए है। पिताजी चाहते हैं अपनी पेंशन का थोड़ा सा हिस्सा पढ़ाई के लिए बचता रहे। आप लोग चिंता मत करिए, कुछ ना कुछ करती हूँ, कहकर मैं बाहर आने लगी। माँ ने कहा, कुछ खाकर तो जा, ऐसे भूखे जा रही है? नहीं माँ, मैं खाना खाकर घर से निकली थी। आप तो हमेशा बस चिंता ही करती रहना। चाय नाश्ता कर लिया है ना? माँ अब थोड़ी चिंता कम करो। बेटा कहाँ से चिंता कम करूँ? अभी तो हमें पवन के भविष्य की भी चिंता है। एक बार उसका कैरियर बन जाए फिर वो चाहे जैसे रहे। वाह रे माँ, अभी एक झंझट से निकली नहीं हो और पवन की चिंता पहले सताने लगी। चलो मैं अब निकलती हूँ। अभी स्कूटी स्टार्ट करने ही जा रही थी कि सामने के घर में रहने वाली नीला भाभी आते हुए दिखाई दी। हाय भाभी, कैसी हो? अरे प्रीति, तुम कैसी हो? बहुत दिनों बाद। मैं बहुत अच्छी हूँ भाभी, आज छुट्टी है क्या? जल्दी घर आ गई? नहीं रे, छुट्टी लेकर आई हूँ। क्या तबीयत ठीक नहीं है क्या? वैसे भी आज शनिवार है। नहीं, तबीयत भी ठीक है। बच्चों के केयर टेकर ने आज अचानक से जॉब छोड़ दिया। बिना किसी नोटिस के बॉस आज अलग से गुस्सा कर रहे हैं। शाम को मेरी एक बोर्ड मीटिंग है, मुझे प्रेजेंटेशन देना है। मेरी प्रमोशन के लिए ये प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या करूं, बच्चों को भी ऐसे नहीं छोड़ सकती। भाभी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है, बहुत ही अच्छी पोस्ट पर है, अच्छी सैलरी मिलती है। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, तभी भाभी के मोबाइल पर एक मैसेज आया। अरे बाप रे, सारी मुसीबत एक दिन में ही आनी है। क्या हुआ भाभी? बच्चों के मैथ्स और साइंस ट्यूटर भी आज छुट्टी पर चले गए। उनके परिवार वालों ने उनकी शादी पक्की कर दी है, तो उन्हें गांव जाना पड़ रहा है। अब मेरा क्या होगा? मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है। क्या कर भाभी ने सिर पकड़ लिया।
अच्छा भाभी, एक बात बताइए, आप अपने ट्यूशन टीचर और केयर टेकर को कितना देती हैं? 15,000 केयर टेकर को और ट्यूशन टीचर को 10,000 देती हूँ। वह एक भरोसेमंद ट्यूटर है। मेरे दोनों बच्चों का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आता है। अब मैं क्या करूँ? ये लोग कहकर तो 1 महीना ही जाते हैं, लेकिन लौट कर 6-6 महीने में नहीं आते हैं। पिछली बार भी यही हुआ था, 1 महीने के कहकर गए थे तो 4 महीने के बाद लौट कर आए थे। चलो, उस समय तो जैसे तैसे मैंने मैनेज कर लिया। इस बार तो बच्चों का बोर्ड एग्ज़ाम है, कैसे मैनेज करूँगी समझ नहीं आ रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, कोई ऐसी फैमिली हो जिसे इस जॉब की ज़रूरत हो और आप उनको बहुत अच्छे से जानती हो, तो क्या आप तैयार हो जाओगी? और वो बहुत ही विश्वास पात्र भी है। अरे प्रीति, तुम किसको जानती हो जो विश्वास पात्र हो और मेरा ये काम कर सकते हैं? भाभी है कोई मेरी नज़र में। आप मुझे आधे घंटे का समय दें, उसके बाद आप मेरे घर में आकर मिलें। हो सकता है मैं कोई मदद कर सकूं। थैंक यू प्रीति, मैं जानती हूँ तुम मेरी समस्या को हल कर सकती हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरी समस्या को हल कर देती हो। मैं आधे घंटे बाद तुम्हें मिलती हूँ। बच्चे घर पर अकेले हैं, उनसे मिलकर आती हूँ, कहकर भाभी अपने घर चली गई। मैं उल्टे कदमों से घर वापस आई और मम्मी पापा से पूछा, अगर आप लोगों को कोई ऐसा काम मिले जिससे आपको ज़्यादा भागदौड़ ना करनी पड़े, तो आप लोग वो काम करेंगे? मम्मी ने कहा, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पापा, 2 बच्चों को पढ़ाने का काम है, आप कर सकते हैं। आखिर इतनी जल्दी तुझे काम कहाँ से मिल गया? पापा ने मुझसे पूछा। और कौन है जो इतने सारे पैसे देगा? नीला भाभी की केयर टेकर और ट्यूटर दोनों ने अचानक जॉब छोड़ दिया है, तो आप लोग उनकी कुछ मदद कर सकते हैं। आप बच्चों को घर पर भी पढ़ा सकते हैं और उनके घर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है। इस काम के लिए और बच्चों की देखभाल के लिए नीला भाभी 25,000 रुपये तक देने के लिए तैयार है। इसमें आप लोगों का घर आराम से चल सकता है और फिर आपकी पेंशन है। पवन तो अपना खर्चा देख ही रहा है। बताइए क्या कहते हैं? माँ ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूँ। क्या करना होगा? ज़्यादा खास नहीं, बच्चों को बस से घर लाना है और काम वाले को काम करते हुए देखना है। वैसे तो उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन फिर भी एक केयर टेकर की उन्हें ज़रूरत है, जिसके अंडर में उनके घर और बच्चों की देखभाल सही से हो सके। मम्मी पापा दोनों तैयार हो गए। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, नीला भाभी घर के अंदर आते ही बोली, प्रीति, मेरी प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन निकला? मुझे जल्दी से बता दे बहन, मेरी अर्जेंट मीटिंग है, मुझे अटेंड करनी है। मैंने कहा, भाभी 1 मिनट बैठो और मेरी बात सुनो। अगर केयर टेकर के रूप में मम्मी आपकी मदद करें तो कैसी बात कर रही हो? चाची जी मेरे घर में कैसे काम कर सकती हैं? आपको कोई प्रॉब्लम है भाभी? नहीं, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर चाची जी मेरे बच्चों को देखभाल करेंगी तो उनसे अच्छा संस्कार ही आएंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ट्यूशन टीचर पापा आपके बच्चों को साइंस और मैथ्स पढ़ा देंगे। अरे वाह, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? चाचा जी रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। चलो कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। तो आप चाचा जी मेरे बच्चों को कब से पढ़ाना चालू करेंगे? पापा ने कहा, आज से। नीला भाभी ने मम्मी को घर की चाबी देते हुए कहा, चाची जी आज से मेरा घर आपके अंडर में रहेगा। मैंने कहा, भाभी जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी तो पवन भी आपकी मदद कर सकता है। भाभी, नीला भाभी ने गाड़ी की चाबी मम्मी की तरफ बढ़ा दी और कहा, वैसे तो घर में हर काम के लिए मेड है, खाना बनाने के लिए भी मेड लगी हुई है, लेकिन मैं चाहूँगी आप अपने सुपरविज़न में उससे खाना बनवाएं। इससे हमें भी स्वादिष्ट खाना मिल सकेगा। वो तो कुछ भी बनाकर चली जाती है, लेकिन आपके सुपरविज़न में हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नीला भाभी ने कहा, आज से आप लोग हमारे यहाँ के नाश्ता और खाना खाइएगा, बच्चों को अच्छा लगेगा और मुझे भी। कहकर नीला भाभी उठ खड़ी हुई। अचानक उन्होंने अपना बैग खोला और उसमें से 100 की 3 गट्टी निकाली और मम्मी के हाथ में रख दी है। चाची जी आपके रहने से मुझे बच्चों की कोई चिंता नहीं रहेगी। अब तक जब भी मैं ऑफिस से लेट हो जाती थी तो मुझे बच्चों की बहुत चिंता रहती थी, लेकिन अब अगर मेरी ऑफिस में भी लेट नाइट मीटिंग भी रहेगी तो मुझे आपके रहने से कोई चिंता नहीं रहेगी। चाची जी आप प्लीज़ बुरा मत मानिए,
मैं ये कहना चाहती हूँ, आपके रहने से मेरे बच्चों को एक अच्छा माहौल तो मिलेगा ही, साथ ही स्वास्थ्य खाना भी मिलेगा। पेट के खाने से पेट तो भर जाता है, लेकिन आत्मा नहीं। आप अपने अंडर में जब उस घर खाना बनवाएंगी तो वो खाना अच्छा ही बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आप संकोच मत करिए चाची जी, ये तो मैं आपको घर खर्च के लिए दे रही हूँ। अब आप लोगों का खाना मेरे घर में ही रहेगा। निसंकोच आप घर जाइए, बच्चे आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 30,000 रख लीजिए और बोली, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। प्रीति तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, कहकर वो बाहर निकल गई। उनके जाते ही मैंने मम्मी को गले से लगाया और कहा, आप कहाँ परेशान हो रही थी, अब घर बैठे ही आपको आपके मुताबिक काम मिल गया और इस काम को करने में आपको किसी भी तरह की कोई झिझक नहीं होना चाहिए। चिंटू की भी तो देखभाल आप लोग कर ही रहे थे, तो 2 बच्चों को और सही। माँ की आंख में आंसू आ गए, रूंधी आवाज़ से कहा, आज तक मैंने जिन लोगों के लिए इतना किया, उन लोगों ने कभी एक गिलास पानी भी नहीं पूछा, और जिन लोगों से सिर्फ प्यार से ही बात की, वो मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। माँ, भगवान सब देखता है, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब भगवान इतना दे रहा है कि ज़िंदगी आराम से कट जाएगी, बस थोड़े वक्त की बात है, फिर तो पवन की भी नौकरी लग जाएगी। पापा ने कहा, हाँ दीदी, तुम देखना, मेरी नौकरी लगते ही मैं मम्मी पापा का ये काम छुड़वा दूंगा। ना बेटा, अब तो हम काम जरूर करेंगे, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। मैं तो चाहता हूँ 2-4 बच्चे और मिल जाएं, जिन्हें मैं घर में पढ़ा सकूँ। क्यों मैं अपने ज्ञान को जंग लगाऊं? बहू के द्वारा जहर भरी बातें और कलह से तो अच्छा है कि कुछ काम करना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति बेटा, तुमने आज हमें ज़िंदगी दे दी, कहकर पिताजी ने मुझे गले लगा लिया। ये हमारी ज़िंदगी की दूसरी पारी होगी, जिसमें हम मेहनत करके कमाएंगे और गर्व से अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। अपने घर के बाहर निकली तो देखा छत पर भाई और भाभी लटके हुए हैं। मैं तेज़ आवाज़ में पवन से कहा, अरे पवन, जाओ पड़ोस वाली मिठाई की दुकान से जरा बढ़िया सी मिठाई तो ले आओ, हम भी तो आज जश्न मनाएं। घर से बाहर आते हुए पिताजी ने कहा, और पवन देखना, अगर हलवाई बढ़िया समोसे और कचौरी तल रहा हो तो वे भी लेते आना, और वे भी देसी घी वाली। आज हम लोग मिठाई और समोसे का ट्रीट प्रीति को देंगे। पिज्ज़ा की ट्रीट बाकी रही। मैंने मम्मी पापा की ओर देखा, उनके चेहरे पे खुशी झलक रही है और मेरी आंखें नम हो रही हैं। उनके चेहरे पे जो रौनक है वह मुझे आज बरसों बाद दिखाई दी। पवन ने बाइक उठाई और मिठाई लेने चला गया। मैंने तेज आवाज में माँ से कहा, 100 सुनार की तो एक लोहार की होती है। मेरा इतना कहते ही मम्मी और पापा जोर से हंस दिए। 1 महीने से मैं ट्रेनिंग के सिलसिले में शहर से बाहर हूँ और काफ़ी बिजी चल रही हूँ, इसलिए मम्मी पापा से बीच में विस्तार से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आज फ्री हुई तो सोचा चलो थोड़ा वॉक करते करते पापा से बात कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया, पापा को फ़ोन आ गया। हेलो बेटा, प्रीति क्या कर रही हो? थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? पापा, अपने बच्चे से बात करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है बेटा, तुम बिजी हो आजकल, वहाँ तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है। हाँ पापा, आज मेरा काम जल्दी निपट गया, इसलिए आज मैं वॉक करने आई, सोचा आपसे बात करूं। तब तक आपका फ़ोन आ गया। आप कैसे हैं? सब कुछ अच्छा है? और हम लोग बहुत मज़े में हैं। तुम्हें एक बात बतानी थी। हाँ पापा बताइए। बेटा, घर में और बच्चे ट्यूशन के लिए आने लगे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है पापा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको और माँ को इस उम्र में काम करने के लिए प्रेरित किया और कुछ इस तरह का काम बताया। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो वक्त की मांग थी। अगर तुम रास्ता ना दिखाती तो शायद हम लोग विद्या की गालियाँ ही सुनते रहते। जब से मुझे हार्ट अटैक आया, तब से मैंने ये सोच रखा था कि अब मैं किसी लायक नहीं रह गया, घर में पड़े पुराने रद्दी के सामान की तरह हो गया हूँ। लेकिन जब मैंने नीला के बच्चों को पढ़ाना चालू किया तो मेरे अंदर एक आत्मविश्वास दोबारा से जागृत हो गया। तुम्हें पता है बेटा, आस पड़ोस वालों को जब पता चला कि मैं नीला के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो उन्होंने मुझसे आकर पूछा, चाचा जी, हमारे बच्चों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो आपने हमें
ये बात नहीं बताई। हम चाहते हैं आप हमारे बच्चों को भी पढ़ाएं और उन्हें प्रीति जैसा बनाएं। आज भी लोग तुम्हारी टॉप करने की बात को याद रखे हुए हैं। काफ़ी बच्चे आने लगे हैं। हमने घर के पीछे वाले कमरे में बच्चों को कोचिंग देना चालू कर दिया है। तुम्हारी माँ फ्री टाइम में हिंदी SST बच्चों को पढ़ाती है। पवन भी बहुत साथ दे रहा है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। हमने नीला को भी बोल दिया है, अब हम घर से ही सारा काम करेंगे। तुम्हारी माँ ने मोहल्ले की कुछ महिलाओं के साथ मिलकर टिफ़िन बनाने का काम चालू कर दिया। नीला के पूरे परिवार का लंच डिनर अब हमारे घर से ही जाता है। इतना आत्मविश्वास मैंने तुम्हारी माँ में कभी नहीं देखा जितना अब देख रहा हूँ। पता है बेटा, मुझे ये बताने में आज बहुत खुशी हो रही है कि हमारे घर से आज 50 टिफ़िन जा रहे हैं। आस पड़ोस में ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनसे माता पिता दोनों ही नौकरी पर जाते हैं, तो बड़े ही विश्वास से उनके बच्चे हमारे घर पर रह जाते हैं। एक तरह से तुम इसे डे केयर कह सकती हो। तुम्हारी माँ पर लोगों को बहुत विश्वास है। वैसे तुम्हारी माँ तो खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी तुम्हारी माँ सारा दिन घर के काम करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी रौनक नहीं आती थी। आज उसका चेहरा हीरे जैसा चमकता रहता है। बेटा, मैं तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी दूसरी पारी चालू करवाने के लिए। पापा की आवाज़ खुशी से खनक रही है। बस बेटा, कभी कभी तुम्हारी माँ तुम्हारे बड़े भाई की हालत देखकर दुखी हो जाती है। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई का जीना हराम कर दिया था। अब ऑफिस से आती है, डे केयर में बच्चों को डाल दी है। कोई घर संभालने वाला नहीं है, तुम्हारे भाई पर ही चिल्लाती है। पापा, आप उनकी चिंता मत करो। भैया अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। अगर उन्होंने पहली बार जब भाभी ने आप पर चिल्लाया था, अगर उन्होंने भाभी को समझाया होता या फिर उन्हें डांटा होता, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती। उनके सामने झुककर भैया ही उनकी बदतमीजियों को बढ़ावा दिए हैं, तो वो अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ठीक है पापा, मैं जल्दी आकर आपसे मिलती हूँ। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। पापा का फ़ोन रखते ही मैंने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को शुक्रिया कहते हुए कहा, भगवान, कभी भी किसी को किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान, मेरे माता पिता की ज़िंदगी की ये दूसरी पारी बहुत ही अच्छी रहे। आपको प्रीति का फैसला कैसा लगा, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।